क्या भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपने सीएम कैंडिडेट को लॉन्च कर दिया है? जो भाषा विधानसभा में बोली जा रही है, क्या वो सड़क छाप भाषा है? और जो रिश्ता टूटता टूटता नजर आ रहा है आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड का, क्या उसके बाद भी बिहार में किसी खेल की गुंजाइश बनी हुई है? आइए इस प्रोग्राम में हम इन सारे सवालों को डिकोड करते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, बिहार विधानसभा की जो कार्यवाही हो रही है, विधान परिषद की जो कार्यवाही चल रही है, सभी लोग इस बात को लेकर धीरे धीरे सहमत हो रहे हैं कि भाषा का स्तर, व्यवहार का स्तर काफी गिर गया है। नितिन नवीन पहुंचे हुए हैं पटना, विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेते हैं और गुणगान होता है नितिन नवीन का। तो भाजपा का इरादा क्या है और नीतीश कुमार क्यों नहीं थे जब ये गुणगान हो रहा था नितिन नवीन का? इन तमाम सवालों का जवाब आज हम जानेंगे जाने माने पत्रकार अभिषेक कुमार से, जो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है। आइए उनसे सीधी बातचीत करते हैं। बिहार विधानसभा में जो भाषा यूज हो रही है और सड़कों पर जो भाषा यूज होती है, बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, एक ही तरह की भाषा यूज हो रही है। जिस तरह का एक मामला कल विधान परिषद में हुआ, गाली गलौज हुई, मारपीट की नौबत आई। अब लोगों का मन जो है इतना विचलित है कि क्या होगा अब इसके बाद बचता क्या है विधानसभा और विधान परिषद में? अब तो गोली ही चलेगी या वही बच गया है? आखिर होगा क्या? लेकिन इसके पॉलिटिकल मायने क्या है? आज हमारे साथ सौभाग्य से अभिषेक कुमार जी हमारे स्टूडियो में हैं, बिहार में हैं। हम आपको पिछले प्रोग्राम में बताए थे कि बिहार में ही हैं, तो आज हमारे स्टूडियो में है। उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। दो बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। क्या जो हो रहा है विधानसभा में, विधान परिषद में, उससे जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के रिश्ते खराब हो रहे हैं? और जो खेला होने की बात थी कि एक वैकल्पिक सरकार बिहार में बन सकती है आरजेडी के समर्थन से, क्या बीजेपी ने उसमें पलीता लगा दिया? ये दो बड़े अहम सवाल, इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अभिषेक जी, आपका बहुत स्वागत है स्टार टीवी बिहार पर। क्या लगता है अभिषेक जी, जो कल हुआ राबड़ी देवी प्रसंग को लेकर अशोक चौधरी और सुनील सिंह के बीच में, तो जो एक रिश्ता सुधर रहा था आरजेडी और के बीच में, जेडीयू के बीच में, वो रिश्ता कहीं ना कहीं खटाई में पड़ गया? देखिए सरोज जी, आपने अपने इंट्रो में एक टर्म यूज किया, वैकल्पिक सरकार बनने की संभावना जी, और उस टर्म से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। बिहार में दरअसल वैकल्पिक विपक्ष तैयार रहता है, सरकार तो एक ही रहती है। विपक्ष और सत्ता की स्टेपनी के बीच ही बिहार में समय समय पर फेरबदल होता रहता है। तो सरकार तो बिहार में इस विधानसभा का जो अंक गणित है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही रहने की संभावना है, और तब तक रहने की संभावना है जब तक जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल में कोई मास स्केल पर टूट ना हो। उसकी संभावना तो नहीं है, कहीं नहीं दिखती है। अब 85 विधायकों का 2/3 58 होता है, तो 58 विधायक कोई पार्टी तोड़कर ले जाएगी, ये गुंजाइश मुझे तो कम से कम नहीं दिखती। वही चीज़ हम कर रहे हैं। तो उसमें तो अभिषेक जरूरी था ना अभिषेक जी कि आरजेडी के जो 25 विधायक हैं और जो महागठबंधन की पार्टियां हैं वो नीतीश कुमार को सपोर्ट करे, तो एक वैकल्पिक सरकार बनेगी, तभी तो बनेगी। बिना आरजेडी के समर्थन के कैसे बनेगी सरकार? लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि सरकार बनेगी, सरकार ऑलरेडी बनी हुई है, और सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार स्विच करेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी पहले वाली बीजेपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को 5 साल का पूरा कार्यकाल देना नहीं चाहती है, सर्वविदित है। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि बीजेपी 5 साल का पूरा कार्यकाल जेडीयू के मुख्यमंत्री को देने के लिए तैयार है। बीजेपी इसी विधानसभा में वो इस मूड में है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, उसे मुख्यमंत्री का पद चाहिए। और नीतीश कुमार समेत जनता दल यूनाइटेड इस बात को समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राजनीतिक कदम बिहार के मामले में क्या होगा। तो जब जेडीयू इस बात को समझती है तो स्वाभाविक है कि उसके लिए विपक्ष के जो 41-42 एमएलए हैं वो महत्वपूर्ण है। और 41-42 एमएलए का जो विपक्ष है, अगर उस पर हम नजर डालें तो विधानसभा के या विधान परिषद के घटनाक्रम को देखें तो तात्कालिक तौर पर दिखाई देगा कि चीजें खराब हो रही है। लेकिन बिहार की राजनीति में रिश्ते आमतौर पर ऐसे खराब नहीं होते। क्या क्या नहीं हुआ था? नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के बारे में क्या नहीं कहा था? मुजफ्फरपुर से लेकर बिहार के दूसरे हिस्सों में जाकर भुजंग कुमार, चंदन प्रसाद और क्या क्या नहीं कहा था। डीएनए पर सवाल उठाए थे, फिर भी एकता हो गई।
फिर इसी तरह से आप देखें कि लालू यादव ने नीतीश कुमार के बारे में क्या नहीं कहा था या नीतीश कुमार ने क्या कहा था। तो बिहार में जो ये 3 पॉलिटिकल फोर्स हैं, जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी, ठीक है, आरजेडी के नंबर घट गए हैं, लेकिन आरजेडी एक वोट परसेंटेज पर नजर डालें तो बिहार में एक सबसे बड़ी ताकत के तौर पर मौजूद है। तो ये 3 पॉलिटिकल फोर्स मौजूद हैं, इन तीनों में एक कॉमन फैक्टर एक ही है, जेडीयू। और जेडीयू कभी बीजेपी के साथ भी सत्ता में होती है, कभी आरजेडी के साथ भी सत्ता में होती है। और मैथ में जो 9th 10th के बच्चे हैं वो जानते हैं कि कैसे बनाते हैं। LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू LHS इज ग्रेटर देन RSS, लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड। तो ग्रेटर देन की स्थिति जो बनाते हैं वो नीतीश कुमार बनाते हैं। अब आरजेडी और भाजपा का तो कोई राजनीतिक मेल मिलाप हो नहीं सकता, ये तो संभव, क्योंकि उनका वोट बैंक इजाजत नहीं देता। लेकिन एक चीज़ अभिषेक जी, आप एकदम सही कह रहे हैं कि दोनों दो धारा है, लेकिन कल जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद सदन में थे, देखिए बिहार के लिए गौरव की बात है, बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, कल गुणगान भी हुआ विधानसभा में, लेकिन जिस दिन सदन में नितिन नवीन उपस्थित थे उस दिन सदन की भाषा किसी भी मापदंड पर जो है उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। तो क्या इस संयोग है या फिर भाजपा के जाल में नीतीश कुमार फंसते जा रहे हैं? देखिए, जो भाषा का प्रयोग हो रहा है, मुझे तो लगता था कि जो नए सदस्य पहली बार के जीत कर आए हैं वो अगर ऐसी नादानी कर बैठे तो लोगों को लगता है कि चलो पहली बार आए हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। जो हो रहा है वो वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा हो रहा है। अब चाहे विधान परिषद में देखें, सुनील सिंह और अशोक चौधरी की बात है, वो कोई नए मेंबर नहीं है, पुराने लोग हैं। नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच जो कुछ भी हुआ उसे कहीं से भी मर्यादित नहीं कहा जा सकता, कम से कम भाषा शैली के स्तर पर तो मर्यादित कोई नहीं कह सकता। तो जो पुराने सदस्य हैं उनके बीच ये चीज़ें हो रही है। तो इन सब को देखने के बाद आपको यही लगेगा कि जो चीज़ें दिख रही है वो एज यूजुअल नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अब नीतीश कुमार राबड़ी देवी के बीच दोनों परिवारों के संबंध या राजनीतिक संबंध कैसे हैं, निजी संबंध कैसे हैं, वो सभी जानते हैं। और इस तरह के बयानों का असर इनके किसी भविष्य की संभावित मेल मिलाप पर पड़ जाएगा, इसकी गुंजाइश भी हमें नहीं दिख रही है। तो भाजपा राहत महसूस नहीं कर रही है, जो चीज़ें हो रही है बिहार विधानसभा में, उससे राहत महसूस कर रही होगी या फिर क्या लगता होगा उसको? उसको तो लग रहा होगा ना भाई कि आरजेडी और जेडीयू लड़ रहे हैं, चलो कम से कम जो ये लोग खेल बेल का काम करते रहता है उस पर विराम लग गया, फुल स्टॉप लग गया। हम अपना जो रणनीति है अपना लागू करते रहें, जब अपना मुख्यमंत्री बनाना हो बनाएंगे। कहीं ना कहीं तो राहत महसूस कर रही होगी बीजेपी। अभिषेक जी, सरोज जी, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो रोटोमैक पेन का एक ऐड आता था, रोटोमैक का जी, हाँ। वो ऐड आता था, लिखते लिखते लव हो जाए। हाँ, लिखते लिखते लव हो जाए। तो उसी तरह विधानसभा में है, लड़ते लड़ते लव हो जाए। अच्छा, आरजेडी और जेडीयू के बीच जो आप कह रहे हैं तो ये बात जो आप कह रहे हैं, राजनीति में ये सारी चीजों का कोई महत्व नहीं होता। आप देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने कौन सी भाषा का प्रयोग नरेंद्र मोदी के लिए किया था? चंद्रबाबू नायडू को जेल जाना पड़ा था। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के पास 10-12 एमपी थे, बावजूद इसके 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। लेकिन 2023-24 आते आते चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो गए। मायावती ने भाजपा के लिए क्या नहीं कहा, मायावती ने सपा के लिए क्या नहीं कहा। तो ये इन सारी चीजों के आधार पर राजनीतिक रिश्ते कम से कम तय नहीं होते। या चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के लिए क्या नहीं चिराग पासवान तो जेल ही भेज रहे थे। 2020 में नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात कर रहे थे और 2024-25 आते आते भारत रत्न मांग रहे थे कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देना चाहिए। तो बिहार की राजनीति है, उसमें राजनीति, और वो भी बिहार की, लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच की राजनीति। उस राजनीति में आप एक चीज देखिए, सदन में नीतीश कुमार सब कुछ कहते हैं तेजस्वी यादव को, ये पहली बार तो नहीं है। 2020 में जब चिराग मॉडल, स्वाभाविक है उस खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी थी, जब बीजेपी उस खेल के पीछे थी, चिराग मॉडल हुआ, और उस चिराग मॉडल पर आप नजर डालते हैं तो क्या दिखता है कि नीतीश कुमार को चुनाव आते आते एक एक बात की जानकारी थी। नीतीश कुमार ने जनवरी 2021 में, यानी चुनाव के 2 महीने बाद बयान दिया कि इस चुनाव में हम समझ ही नहीं पाए कि कौन हमारा दोस्त है कौन हमारा दुश्मन। पब्लिक डोमेन में है वो बयान। जी जी, एकदम पब्लिकली बोला। और जब बजट सत्र शुरू हुआ, शायद बजट सत्र ही था 2021 वाला, उसमें नीतीश कुमार ने क्या कहा? तेजस्वी यादव पर गुस्सा होते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय, भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए इसकी तमाम अनर्गल बातों को हम सुनते रहते हैं। गुस्से में बोल रहे हैं,
लेकिन तब भी कह रहे हैं भाई समान दोस्त का बेटा है। तो अभी परसों तरसों भी तो कहेंगे वही बात तुमको तो बोले हम हैं। मानते ही हैं। मैं उसी पर कह रहे हैं कि तुमको तो हम मानते ही हैं, और फिर वो पिता की जगह बाप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल थोड़ा सा दिख रहा है कि अब ठंड का असर हो, जाड़े के दिनों में कई बार होता है कि आदमी महिला की जगह लड़की बोल रहे हैं राबड़ी हाँ, देवी को। तो इस तरह की चीजें हो जाती है। अब क्या कहिएगा, अब कुछ दिन से लोग नीतीश कुमार के बारे में तस्वीरें वायरल करते हैं। हम सब ने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में, शायद कड़कड़डूमा विधानसभा थी या कोई और विधानसभा थी, विधानसभा का नाम मुझे याद नहीं है, अपने से आधी उम्र के बीजेपी के कैंडिडेट का पैर छू रहे थे। वो फुटेज सबने देखी है, पूरे देश ने देखी हुई कि नरेंद्र मोदी अभी भी सोशल मीडिया में मौजूद है। अपने से आधी उम्र के कैंडिडेट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैर छू रहे थे इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। सवाल यह है कि देखिए, हम पत्रकार हैं, हमारी रिपोर्टिंग कम से कम इस मामले में इम्पार्शियल होनी चाहिए। अब देखिए, स्वास्थ्य को लेकर खबरें नीतीश कुमार की फैलाई जा रही है। एक पत्रकार के तौर पर मेरा मानना है कि अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई खबर किसी की आएगी, जब तक कोई मेडिकल बुलेटिन नहीं आएगा, हम किसी के कोर्ट या किसी के कथन के आधार पर किसी के स्वास्थ्य के बारे में खबरें नहीं चला सकते। लालू जी के किडनी ट्रांसप्लांट का हुआ या हार्ट का जो बाईपास हुआ, जो खबरें आई सबने चलाई, आपने भी सबने चलाई, क्योंकि उसके बारे में एक स्पष्ट मेडिकल बुलेटिन था, सब लोग कह रहे थे। जो उसके बारे में एक्सपर्ट लोग हैं वो कह रहे थे। नीतीश कुमार के बारे में जो चर्चा हो रही है वो चर्चाओं तक सीमित है, कोई कुछ कह नहीं रहा है। जॉर्ज फर्नांडिस को अल्जाइमर था, बाकायदा डॉक्टरों की टीम उसको कह रही थी कि उनको अल्जाइमर है। लेकिन जब तक किसी के बारे में कोई मेडिकल बोर्ड कुछ नहीं कहता, मुझे लगता है कि ये अमर्यादित है किसी के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में कुछ कहना। हाँ, नीतीश कुमार के जो बयान है, नीतीश कुमार ने जिस ढंग से महिला की जगह लड़की शब्द का उपयोग किया राबड़ी देवी के लिए, नीतीश कुमार ने जिस तरह से तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है उनके लिए साथ जो व्यवहार किया, उस व्यवहार की हम जितनी भी आलोचना करें वो कम है। निश्चित तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि सदन के अंदर की भाषा वो नहीं है जो नीतीश कुमार बोल रहे थे। सदन के अंदर की भाषा वो भी नहीं है जो सुनील सिंह या अशोक चौधरी बोल रहे थे। तो इन सब चीज़ों की आलोचना अलग है और सेहत के साथ उसे जोड़ना अलग है। तो दोनों चीज़ों को हमें अलग करके देखना चाहिए। अभिषेक जी, कल जब नितिन नवीन विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले रहे थे तो बाहर यही चर्चा थी पत्रकारों के बीच में भी और सत्ता के कॉरिडोर में भी कि अब राज्यसभा नहीं जाएंगे, ये एमएलए के तौर पर ही काम करते रहेंगे। तो पहले भी उदाहरण है, एमएलए लोग रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन अभी की परिस्थिति में नितिन नवीन को राज्यसभा नहीं देके एमएलए में ही रखना, ये परंपरा को निभाया गया या कोई राजनीतिक मजबूरी थी बीजेपी नेतृत्व के सामने? देखिए, पुराने उदाहरण आप देखें, अमित शाह 2014 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जी। वो 14 में भी राज्यसभा आ सकते थे जी। अमित शाह 16 या 18 में राज्यसभा आए थे, देखना पड़ेगा गूगल करके कि 16 में आए थे 18 में, 16 या 18 में वो राज्यसभा आए थे। 2 साल वो भी विधायक थे। के कामराज तो मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस अध्यक्ष थे। ये तो नितिन गडकरी जब बने थे तो विधान पार्षद थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लेकिन बिहार के मामले में थोड़ा यूनिक इसलिए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर की दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को रिजाइन करा के उपचुनाव कराना है, बल्कि राज्यसभा का द्विवार्षिक चुनाव आ ही रहा है, कराना भी तो जितना तय ही है। और बीजेपी जितनी बड़ी ताकत है वो किसी भी राज्य से नितिन नवीन को भेज सकती है। बिहार में ही चुनाव हो रहा है राज्यसभा का। नितिन नवीन को बना के रखने का मतलब कहीं ये तो नहीं है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच जो भविष्य के मुख्यमंत्री की होड़ है, उसमें एक तीसरा खिलाड़ी जो इन दोनों की तुलना में अब ज़्यादा मजबूती से बतौर आला कमान मौजूद है, तो कहीं ये स्टॉप गैप अध्यक्ष तो नहीं है। इनको नीतीश कुमार की जगह के लिए तो तैयार नहीं किया जा रहा, क्योंकि आप देखिए तैयार विधानसभा के अंदर जो उनका स्वागत हुआ है वो कमोबेश उसी तरह का था जी। इस तरह का स्वागत तो मुझे लगता है कि 2005 में, उस समय टीवी पर मुझे याद है कि चल रहा था, हम लोग तब स्टूडेंट होते थे स्कूल के, वो नीतीश कुमार सांसद थे और बिहार चुनाव का नतीजा आया था, तो पटना में नीतीश कुमार को नेता चुना जाना था एनडीए विधायक दल का। वो ओथ लेते 1-2 दिन में, नवंबर 2005 में। तो नीतीश कुमार जब एयरपोर्ट उतरे थे तो उनका जो स्वागत हुआ था दिल्ली से सांसद नीतीश कुमार का, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में तब्दील होने वाले थे, कमोबेश उस तरह का स्वागत नितिन नवीन का दिखा है। और इससे जेडीयू के लोगों को अब देखना होगा कि वो क्या सोचते हैं। तो मतलब एक झलक अपने भावी मुख्यमंत्री की भाजपा ने दिखा दी बिहार के लोगों को, आपके बातचीत से ऐसा लगता है?
कि अगर कुछ परिस्थितियां बनी तो नितिन नवीन ही होंगे। 2013 में नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर हुए थे और शायद वो 2009 या 10 में गए थे राजस्थान के उदयपुर। तो उदयपुर में जिस ढंग से नारेबाजी हुई थी, भावी प्रधानमंत्री देश का नेता कैसा हो, और देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया, वसुंधरा राजे को भी वो चीज़ें तब अच्छी नहीं लगी थी। उस वक्त ही ये तय हो चला था कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी दिल्ली के रिंग में अपना हेड फेंकने वाले हैं। अब नितिन नवीन विधानसभा कंटिन्यू, भाई उनकी जरूरत दिल्ली में है, नितिन नवीन की पटना में क्या जरूरत है? और जिस विधानसभा सीट से वो विधायक है, नीतीश कुमार साथ रहे या ना रहे, हमेशा वो सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अभी के राजनीतिक माहौल में वो 2015 में भी भाजपा ने जीता था, अच्छे खासे मार्जिन से जीता था। 2020 में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को हरा दिया था। तो नितिन नवीन की सीट पर अगर उपचुनाव भी होगा तो बीजेपी को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नितिन नवीन को अगर विधायक बना के रखने का ही बीजेपी का फैसला है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात है जो सामने नहीं बताया जा रहा है। एक चीज़ और अभिषेक जी, कल जब गुणगान हो रहा था, नितिन नवीन का स्वागत भाषण हो रहा था विधानसभा में, सब लोग मौजूद थे बिहार के सियासत के, नीतीश कुमार सदन में नहीं थे। और एक खबर ये भी है कि नितिन नवीन ने जाके उनके कक्ष में जाके उनसे मुलाकात की नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार उस गुणगान वाले एपिसोड में नहीं थे सदन में। ये क्या मैसेज नीतीश कुमार देना चाह रहे हैं? अब नीतीश कुमार क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, अब इसको तो नीतीश कुमार ही जाने, लेकिन एक चीज़ तो जरूर है। नहीं, जैसे कि प्रोजेक्ट किया गया कि बिहार के लिए एक सम्मान की बात है, नितिन नवीन बिहार के हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी नहीं, आप सम्मान की बात कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आप लोगों के दौर की बात है जब आप लोग पत्रकारिता में आ चुके थे। बिहार से ही आने वाले सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे जी। और बाकायदा चुनाव हुआ, उसके बाद पहले नॉमिनेटेड बने, फिर इलेक्शन हुआ, पार्टी के डेलीगेट ने वोट डाला और उसमें वो शरद पवार और राजेश पायलट को हरा के अध्यक्ष बने थे। तब तो इस ढंग का कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ था बिहार के अंदर कि बिहार के आदमी को राजेंद्र प्रसाद के बाद कांग्रेस अध्यक्ष बनने का मौका मिला है या मौलाना मजरूल हक के बाद मौका मिला है, किसी ने नहीं कहा। तो ये एक सेलिब्रेशन की जो परंपरा है, लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, जनता दल के अध्यक्ष बने और 2-3 महीने बाद जनता दल की केंद्र में सरकार बन गई, देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए, तब तो ऐसा सेलिब्रेशन नहीं हुआ। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट की उस्ताद है, बीजेपी ने जेपी नड्डा को अध्यक्ष बनाया, वो भी तो आधे बिहारी हैं। न तो हिमाचल में वैसा जश्न हुआ, न पटना में वैसा जश्न हुआ। नितिन नवीन को लेकर ये बताने की क्या कोशिशें हैं, ये मेरी समझ से परे है। और रही बात नीतीश कुमार की, तो याद रखिए नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि अभी भी 15 मिनट वो राजनीति कर दें तो अगले 1 साल की राजनीति कर देते हैं। अच्छा, ये नीतीश कुमार को जानने वाले कहते हैं। और नीतीश कुमार की राजनीति पर यदि आपको नजर दौड़ाना हो तो आप देखिए, सत्ता में आने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, लालू यादव के वोट बैंक को तोड़ने का। अति पिछड़ा कार्ड, पंचायतों में 20% आरक्षण। नेक्स्ट स्टेप क्या था, जो सत्ता की चाबी लेकर घूम रहे थे रामविलास पासवान, बिहार के सबसे बड़े दलित नेता थे भी वो समझ, महादलित कैटेगरी बनाकर उनको सिर्फ एक समुदाय तक सीमित रखना। फिर जब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के जमाने में ताकतवर हुई तो अगला स्टेप क्या था, जाति जनगणना। केंद्र नहीं तैयार हो रहा है तो बिहार अपने खर्चे पे कराएगा। अब ये सारे स्टेप जो नीतीश कुमार सामाजिक स्तर पे उठा रहे हैं, अब उसके बाद बीजेपी भी शांत नहीं बैठी है। बीजेपी को लग गया कि अब हम किसी ऐसी जातीय समूह से बिहार में चेहरा बनाएंगे जिसके खिलाफ में कोई दूसरी मजबूत जातीय समूह गोलबंद हो सकते हैं। उसकी जगह बीजेपी ने नॉन डोमिनेंट समूह को आगे बढ़ाना स्वीकार किया है। जैसे नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं, कायस्थ समाज को लेकर कोई विवाद नहीं होगा, ये बीजेपी का आकलन है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी अगर ऐसा सोच रही है, तो फिर कहीं अगड़ा पिछड़ा हो गया तब क्या होगा, ये एक सवाल है। सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा करके बीजेपी ने देखा, लेकिन बीजेपी को लगा कि नहीं, ये एक ऐसे समुदाय के नेता को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें यादव समाज या कुर्मी समाज या भूमिहार राजपूत समाज की तरह कोई पैन बिहार राजनीतिक चेतना नहीं है कि उनके पीछे वो खड़ी हो जाए। वो नहीं है, वो ब्लॉक लेवल पे उनके नेता है, इस वजह से दिक्कत है। तो आपने सुना अभिषेक कुमार जी को कि वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। सीताराम केसरी, जेपी नड्डा का उन्होंने उदाहरण दिया कि वहाँ सम्मान नहीं, नितिन नवीन का हो रहा है सम्मान।
तो क्या बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री के कैंडिडेट को लॉन्च कर दिया बिहार विधानसभा में? इसके अलावा जो जनता दल यूनाइटेड और जो रिश्ते हैं भाजपा के और जो नीतीश कुमार के रिश्ते आरजेडी के हैं, इनको भी उन्होंने डिफाइन किया कि देखिए कभी कभी लड़ते लड़ते भी प्यार हो जाता है। तो बिहार में खेला की गुंजाइश बनी हुई है, खेल होगा, इंतजार करिए, देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।